सभी दोस्तों का स्वागत है अनवर्थ बेंच की क्लास नंबर 17 में। और दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था भेड़ की नस्लें। कल वाले वीडियो में हमने भेड़ के बारे में बेसिक जानकारी है वो देखी थी, यानी NBAGR के द्वारा भेड़ की कुल कितनी नस्लें हैं भारत में रजिस्टर्ड हैं। तो हमने पढ़ा था 44 जो नस्लें हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और उनमें से दोस्तों मैंने आपको महत्वपूर्ण जो नस्लें हैं वो बताया था कि उनका संबंध किस राज्य से है। और हमने राजस्थान में जो भेड़ की प्रमुख नस्लें हैं जो NBAGR के द्वारा रजिस्टर्ड है उनके बारे में भी देखा था। और उसके अलावा हमने भेड़ की जो नस्लें हैं उनका कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण देखा था, और हमने 4 भागों में बांटा था। पहला भाग हमने पढ़ा था उत्तरी समशीतोष्ण या फिर शीतोष्ण क्षेत्र। उसके बाद में दूसरा पढ़ा था उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हमारे राजस्थान की जो भेड़ों की प्रमुख नस्लें हैं वो आती हैं। उसके बाद में तीसरा जिसका नाम था दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। उसके बाद में चौथा पूर्वी क्षेत्र, यानी हमने पूर्वी भारत के जो राज्य हैं उनमें पाली जाने वाली भेड़ों की नस्लों के बारे में बात किया था। अब दोस्तों हम उससे आगे पढ़ेंगे और आज हम देखेंगे भेड़ से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे भेड़ से संबंधित शब्दावली या टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहले नाम आता है मटन। यानी दोस्तों मटन क्या होता है, तो जो भेड़ का मांस होता है उसको मटन बोलते हैं। जिस प्रकार हमने पढ़ा कि बकरी के मांस को चेवन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें कि गाय के मांस को बीफ बोलते हैं, और जो गाय का बछड़ा होता है उसके मांस को व्हील बोलते हैं। उसी प्रकार भेड़ के मांस को मटन बोलते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी भी आप याद रखेंगे दोस्तों साथ साथ में। उसके बाद में बात करते हैं जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, टपिंग। यानी जो भेड़ें हैं उनमें जो मैथुन क्रिया है या फिर यौन क्रिया है उसको टपिंग बोलते हैं। और दोस्तों हमने पढ़ा था कि गाय है, भैंस है, बकरी है, मुर्गी है, इन चारों में जो मैथुन क्रिया होती है या फिर यौन क्रिया होती है उसको सर्विंग बोलते हैं। जबकि भेड़ में जो यौन क्रिया या मैथुन क्रिया जिसे इंग्लिश में मैटिंग बोलते हैं, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, टपिंग बोलते हैं। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद में बात करते हैं कि भेड़ के द्वारा जो प्रसव क्रिया है या फिर बच्चा देने की जो क्रिया है उसको बोलते हैं लैम्बिंग। और दोस्तों जो नवजात बच्चा है उसको बोलते हैं लैम्ब। यानी दोस्तों लैम्ब से बना है लैम्बिंग। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो बच्चा देने की प्रक्रिया उसको लैम्बिंग बोलेंगे, और जो बच्चा आएगा उसको बोलेंगे लैम्ब। उसके बाद में बात करते हैं कि जब बच्चा है वो जवान होगा, अगर नर है तो उसको क्या बोलेंगे, मादा है तो उसको क्या बोलेंगे। जवान के बाद में वयस्क होगा तो वयस्क नर को क्या बोलेंगे, वयस्क मादा को क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे ही बच्चा जवान होगा अगर वो नर है तो उसको रैम लैम्ब बोलेंगे, जबकि मादा है तो इसको इव लैम्ब बोलेंगे। तो आप याद रखेंगे रैम्ब लैम्ब, ठीक है। उसी प्रकार याद रखेंगे इव लैम्ब। तो दोनों वर्ड आप याद रखेंगे, यानी भेड़ में जो जवान नर होता है उसको रैम लैम्ब बोलते हैं, जबकि जवान मादा को इव लैम्ब बोलते हैं। उसके बाद में दोस्तों जब वयस्क होगा तो उसको क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे रैम्ब बोलेंगे, और जो वयस्क मादा होगी भेड़ में उसको ईव बोलेंगे, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है EWE, और रैम को RAM, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद में यानी जो पद्याकृत नर हैं उसको क्या बोलेंगे, तो इसको एक नाम आता है सेगी, या फिर आपको मिलेगा वेदर। जो हमने विडर पढ़ा था, मैं आपको बता रहा था कि विडर भी बोल देते हैं या फिर वेदर बोलते हैं। तो बकरी में और भेड़ में जो पद्याकृत नर होता है उसको वेदर बोलते हैं, या फिर वो नाम मैंने आपको बताया था बीडर। लेकिन दोस्तों जो भेड़ है उसमें एक और नाम लिया जाता है जिसको बोलते हैं सेगी। तो ये जो सेगी है वो क्या है, तो आप कहेंगे पद्याकृत नर है उसको क्या बोलेंगे, सेगी बोलेंगे। तो आप याद रखेंगे। उसके बाद में बात करते हैं, उसके बाद में दोस्तों आता है पेन। यानी जो भेड़ है उनको रखने का स्थान होता है उसको बोलते हैं पेन। और हमने ये भी पढ़ा था कि बकरी और भेड़ जहाँ पे रखी जाती है उस स्थान को पेन बोलते हैं। तो याद रखेंगे। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो गाय भैंस है उनको रखने का स्थान है उसको बारन या फिर बायर बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे कि भेड़ों को रखने का स्थान है उसको पेन बोलते हैं। बद्याकृत जो नर होता है उसको सेगी या फिर वेदर बोलते हैं। उसके अलावा दोस्तों बात करें कि जो भेड़ों का झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे फ्लोक बोलते हैं। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट लिखेंगे कि जो गाय है इसके अलावा भैंस है, इन दोनों का जो झुंड है उसको बोलेंगे हर्ड, ठीक है। उसके अलावा बात करें
कि जो भेड़ है उसके झुंड को बोलेंगे फ्लोक, जबकि बकरी है इसके झुंड को बोलेंगे ट्रिप, और ऊंट का झुंड होता है उसको बोलते हैं ट्रेन। तो दोस्तों ये टर्मिनोलॉजी है वो आप साथ साथ में याद करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो शब्दावली रह जाती है वो मैं आपको अलग से टॉपिक है हमारा पशुओं से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, उसके अंतर्गत मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन दोस्तों जैसे हम गाय पढ़े तो गाय से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली है वो हम गाय के अंदर ही पढ़ लेंगे। जिस प्रकार दोस्तों अब हम भेड़ पढ़ रहे हैं तो भेड़ की जो प्रमुख नस्लों के साथ साथ भेड़ से संबंधित शब्दावली है वो इसी टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे और साथ में इनको रिवाइज भी हम करते जाएंगे। तो गाय भैंस में जो झुंड होता है उसको हर्ड बोलते हैं, बकरी के झुंड को ट्रिप बोलते हैं, और ऊंट के झुंड को ट्रेन बोलते हैं, और भेड़ के झुंड को फ्लोक बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों भेड़ का बोलना या फिर बकरी का बोलना दोनों ही क्या कहलाता है, ब्लिंटिंग, जबकि गाय भैंस में वेलोविंग। तो दोनों बातें हैं वो आप याद रखेंगे, यानी भेड़ का बोलना क्या कहलाता है, ब्लिंटिंग। उसके बाद में बात करते हैं कि भेड़ है उसको दोस्तों मुख्य रूप से मांस और ऊन हेतु पाला जाता है। बकरी के बारे में हमने पढ़ा था कि बकरी है उसको मुख्य रूप से मांस हेतु पाला जाता है, यानी बकरी का पालन किया जाता है। जबकि भेड़ पालन की बात करें तो इसके दो महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं, एक तो मांस, दूसरा ऊन, ठीक है। तो ऊन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, यानी जो भेड़ से संबंधित या फिर ऊन से संबंधित जो शब्दावली है उस पर बात करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो भेड़ है उसकी ऊन काटने को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं शेयरिंग। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि शेयरिंग क्या होता है, तो आप कहेंगे भेड़ की ऊन काटना है उसको शेयरिंग बोलते हैं, और शेयरिंग साल में 2 बार की जाती है। तो आप याद रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों इस ऊन काटने के भी अलग अलग प्रकार हैं। जैसे अगर हम भेड़ की आंखों के आसपास की ऊन काट रहे हैं तो उसको आइंग बोलेंगे। अगर हम रेक्टम जिसे मल द्वार बोलते हैं उसके आसपास की गंदी ऊन अगर हम काट रहे हैं तो उसको डगिंग बोलेंगे, और प्रजनन अंगों के आसपास की ऊन काट रहे हैं तो उसको रिगिंग बोलेंगे। तो ये जो शब्दावली है ऊन से संबंधित यानी ऊन काटने से संबंधित ये याद रखेंगे। अगर हम भेड़ की ऊन काट रहे हैं तो उसको शेयरिंग बोलेंगे, अगर भेड़ की ऊन आंखों के आसपास से काट रहे हैं तो उसको आइंग बोलेंगे, क्योंकि आई वाली आंख होती है। तो आप ऐसे याद रख लेंगे। उसके बाद में रेक्टम यानी जो मल द्वार के आसपास की जो गंदी ऊन है उसको काटेंगे तो उसको डगिंग बोलेंगे, और प्रजनन अंगों के आसपास की ऊन काटना कहलाएगा रिंगिंग। तो आप ये जो शब्दावली है उसको याद करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भेड़ की पूंछ काटना, यानी जब नवजात बच्चा है भेड़ का जो 1 से 2 सप्ताह के मध्य होता है उस समय उसकी पूंछ काट दी जाती है, उसको बोलते हैं डॉकिंग। और दोस्तों ये डॉकिंग का उपयुक्त समय माना जाता है 1 से 2 सप्ताह। जैसे ही भेड़ का जो नवजात बच्चा जन्म लेता है उसके 7 से 15 दिन के मध्य या फिर 1 से 2 सप्ताह के मध्य उसकी डॉकिंग है वो की जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि डॉकिंग है इसका क्या अर्थ है, तो आप कहेंगे भेड़ की पूंछ काटना है, वो डॉकिंग कहलाता है। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो आपको फोटो नज़र आ रही है यहाँ पे भेड़ की ऊन है उसको काटा जा रहा है, तो ये कहलाएगी शेयरिंग। तो ये शेयरिंग की फ़ोटो आपको नज़र आ रही है। उसके बाद में बात करते हैं, ये दोस्तों एक और फोटो आपको नज़र आ रही है। उसके अलावा बात करें, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे डॉकिंग हो रही है, यानी जो भेड़ का नवजात बच्चा है जो अभी 1 से 2 सप्ताह का हुआ है उसकी क्या हो रही है, डॉकिंग हो रही है, यानी पूंछ काटी जा रही है। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं, ये आता है फलसिंग, जो कि मुख्य रूप से भेड़ और सुअर में देखने को मिलता है, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन आप याद रखेंगे उससे पहले हम बात कर लेते हैं डस्टिंग और डॉसिंग की। दोस्तों डस्टिंग या जिसको हम इंग्लिश में डस्ट बोलते हैं और हिंदी में बात करें तो धूल, यानी डस्ट का मतलब होता है धूल। तो दोस्तों धूल कहाँ पे लगेगी, तो जो भेड़ है उनके बालों पे भी लगेगी, पेट के अंदर तो नहीं लगेगी, तो दोस्तों बाहर लगेगी। तो यानी बाह्य परजीवियों को नष्ट करना डस्टिंग कहलाता है, ठीक है। और डॉसिंग की बात करें तो जो आंतरिक परजीवी हैं उनको नष्ट करना वो कहलाता है डॉसिंग। तो याद रखेंगे दोस्तों जो भेड़ है उसके बाह्य परजीवियों को नष्ट करना कहलाता है डस्टिंग। यानी दोस्तों आप सभी को पता है कि जो धूल है यानी मिट्टी के कण वो भेड़ के ऊन पे लगेंगे, तो इसलिए दोस्तों डस्टिंग का मतलब होगा बाह्य परजीवियों को नष्ट करना, डॉसिंग का मतलब होगा
आंतरिक परजीवियों को नष्ट करना। तो ये दोनों शब्द आप याद रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों जो बूढ़ी मादा भेड़ है उसको क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे क्रोन। तो ये भी आप याद रख लेंगे कि जो बूढ़ी मादा भेड़ होती है उसको क्रोन बोलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों फलसिंग। फलसिंग में यानी दोस्तों भेड़ है उसको प्रजनन से पहले यानी मैथुन क्रिया से पहले या प्रजनन से पहले 2-3 सप्ताह पहले जो अतिरिक्त हम आहार देते हैं, आहार में क्या देते हैं, दाना देते हैं। और दोस्तों दाना है वो कितना देना है, तो 250 ग्राम पर दिन, यानी एक दिन में 250 ग्राम जो दाना है वो अतिरिक्त देना है। जो भेड़ चारा खा रही है उसके अलावा उसको 2 से 3 सप्ताह यानी 14 से 21 दिन तक लगातार प्रतिदिन 250 ग्राम अतिरिक्त जो दाना है वो उसको देना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि भेड़ में जो अंडाणु हैं उनका निर्माण अच्छे तरीके से होगा और उससे दोस्तों क्या होगा कि जो जन्म दर है उसके बढ़ने के भी चांसेस होंगे और साथ में जो बच्चा होगा वो पूर्णतः विकसित होगा। ठीक है, ये फलसिंग का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि फलसिंग है वो मुख्य रूप से किस पशु में की जाती है, तो भेड़ में। और दोस्तों फलसिंग होता क्या है, तो आप कहेंगे भेड़ को प्रजनन से पहले 2-3 सप्ताह पहले जो अतिरिक्त राशन दिया जाता है, दाना दिया जाता है। और दाना कितना देना है, तो 250 ग्राम प्रतिदिन। ये जो दाना दिया जाता है उसको बोलते हैं फलसिंग। और ये क्यों दिया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों प्रजनन दर बढ़ाने हेतु, या फिर हम कह सकते हैं कि जो जन्म दर है लैम्ब क्रॉप है उसमें 10 से 20% वृद्धि हो सकती है। अगर हम फलसिंग करते हैं 2 से 3 सप्ताह पहले, तो भेड़ में दोस्तों जो लैम्ब क्रॉप है उसको 10 से 20% तक बढ़ाया जा सकता है। और दोस्तों इससे अच्छे जो अंडाणु है उनका निर्माण होगा और उसके बाद में दोस्तों जो बच्चा उत्पन्न होगा वो दोस्तों स्वस्थ और मजबूत है वो पैदा होगा और साथ में दोस्तों प्रजनन दर है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे फलसिंग के बारे में। और यहाँ पे मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ फलसिंग की। ये दोस्तों जो बड़े भेड़ पालन हेतु जो फार्म होते हैं उनमें दोस्तों इस प्रकार जो फलसिंग है वो करवाई जाती है। तो दोस्तों ये फ़ोटो आपको नज़र आ रही है फलसिंग की। उसके बाद में दोस्तों हम देख लेते हैं भेड़ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यानी महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं भेड़ के बारे में वो देख लेते हैं। यानी इनकी पशु गणना है उसकी चर्चा कर लेते हैं। यानी जो हमारी नवीनतम पशु गणना है 2019 की 20वीं पशु गणना, इसके अनुसार भारत में भेड़ों की संख्या कितनी है, हमारे राजस्थान में कितनी है वो देख लेते हैं। और दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको ये बता देता हूँ, ऊपर जो हमने शब्दावली पढ़ी उसका एक क्विक रिवीजन हम लगा लेते हैं। तो याद रखेंगे भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे मटन बोलते हैं। ठीक है, और भेड़ में जो मैथुन क्रिया है, यौन क्रिया, उसको टपिंग बोलते हैं। और जो बच्चा देने की प्रक्रिया है उसको लैम्बिंग बोलते हैं। और जो नवजात बच्चा होता है उसको लैम्ब बोलते हैं। जब वो जवान होगा, अगर नर है तो उसको लैम्ब बोलेंगे, अगर मादा है तो उसको ईव लैम्ब बोलेंगे। वयस्क नर को रैम्ब बोलेंगे, वयस्क मादा को ईव बोलेंगे। और बद्याकृत नर को सेगी या फिर वेदर बोलेंगे या फिर विडर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो भेड़ों को रखने का स्थान है उसको पेन बोलेंगे। उसके बाद में जो भेड़ों का झुंड है फ्लॉक बोलेंगे। भेड़ का बोलना ब्लिंटिंग कहलाता है। भेड़ की ऊन काटने को शेयरिंग बोलते हैं। आंखों के आसपास की ऊन काटने को आइंग बोलते हैं। रेक्टम के पास जो गंदी ऊन है उसको काटना डगिंग कहलाता है। और साथ में प्रजनन अंगों के आसपास की ऊन काटना कहलाता है रिंगिंग। ये भी याद रखेंगे। उसके बाद में आता है कि भेड़ की पूंछ काटना डॉकिंग। उपयुक्त समय 1 से 2 सप्ताह जन्म से, यानी 1 से 2 सप्ताह होता है। उसके बाद में बाह्य परजीवियों को नष्ट करना डस्टिंग कहलाता है। आंतरिक परजीवियों को नष्ट करना डोसिंग कहलाता है। और जो बूढ़ी मादा भेड़ होती है उसको क्रोन बोलते हैं। फलसिंग दोस्तों मैंने आपको बताया कि भेड़ को प्रजनन से पहले, यौन क्रिया से पहले जो 2-3 सप्ताह पहले अतिरिक्त राशन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, तो प्रजनन दर बढ़ाने हेतु या फिर लैम्ब क्रॉप बढ़ाने हेतु। और लैम्ब क्रॉप को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाता है फलसिंग के द्वारा, यानी बढ़ाया जा सकता है, तो 10 से 20%। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भेड़ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यानी भारत की क्या स्थिति है विश्व में भेड़ों की संख्या के मामले में, वो बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि भेड़ों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें दोस्तों आपको नज़र आ रहा है भारत में भेड़ों की कुल संख्या। तो दोस्तों भारत में भेड़ों की कुल संख्या बात करें तो आप कहेंगे 74.26 मिलियन। तो इसको नोट करेंगे कि भारत में भेड़ कितनी है,
तो 74.26 मिलियन। जिस प्रकार हमने गाय के बारे में पढ़ा 192.49 मिलियन, उसी प्रकार दोस्तों याद रखेंगे कि भारत में भेड़ों की कुल संख्या है वो 74.26 मिलियन है। अब बात कर लेते हैं कि विश्व में सर्वाधिक भेड़ों वाला जो देश कौन सा है, तो दोस्तों याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया। जबकि बात करें कि हमारे भारत का स्थान कितना आता है विश्व में भेड़ों की संख्या के मामले में, तो दोस्तों स्थान आता है तीसरा। याद रखेंगे भेड़ों की संख्या 74.26 मिलियन, सर्वाधिक भेड़ों वाला देश ऑस्ट्रेलिया, भारत का स्थान तीसरा। अब बात कर लेते हैं कि भारत में मैक्सिमम जो भेड़ें हैं वो कहाँ पाली जाती है, तो आप कहेंगे तेलंगाना। और दोस्तों हमारा जो पेपर है वो राजस्थान का है, पशु परिचर भर्ती जो है, तो इसलिए हमें राजस्थान का भी पता होना चाहिए कि राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो हमारे राजस्थान का स्थान है चौथा। तो याद रखेंगे भारत में सर्वाधिक भेड़ों की संख्या वाला राज्य तेलंगाना, और संख्या के मामले में यानी भेड़ों की संख्या के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो आप कहेंगे चौथा स्थान है। ठीक है, फैक्ट को याद करेंगे और बात करते हैं कि राजस्थान का स्थान चौथा है और यहाँ पे भारत में जो कुल भेड़ें पाई जाती है उनका कितना प्रतिशत हमारे राजस्थान में पाया जाता है, तो आप कहेंगे 10.64। तो ये याद रखेंगे। जिस प्रकार बकरी के बारे में हमने पढ़ा था कि कुल भारत की जो बकरी हैं उनमें से 13.99% जो बकरियाँ हैं वो अकेले राजस्थान में पाई जाती है और बकरी के मामले में हमारा जो स्थान है वो पहला है। जबकि बात करें भेड़ की संख्या के मामले में तो हमारा स्थान चौथा आता है और पूरे भारत की जो 10.64% भेड़ें हैं वो हमारे राजस्थान में पाली जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि राजस्थान में भेड़ों की संख्या है वो 20वीं पशुगणना 2019 के तहत यानी नवीनतम जो पशुगणना है उसके तहत कितनी है और पिछली पशुगणना की तुलना में वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है, ये देख लेते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो राजस्थान में अगर हम बात करें कि भेड़ों की संख्या, सबसे पहले दोस्तों 2012 में बात करते हैं जो 19वीं पशुगणना हुई थी, उसके अनुसार बात करें तो 9.1 मिलियन हमारे यहाँ पे क्या है, तो आप कहेंगे भेड़ों की संख्या थी 2012 में। और ये कौन सी पशुगणना थी, 19वीं। जबकि बात करें 2019 यानी नवीनतम पशुगणना जो 2019 में हुई और कौन सी, 20वीं, इसके तहत राजस्थान में भेड़ों की संख्या कितनी है, तो 7.9 मिलियन यानी 79 लाख। और पहले कितनी थी, तो 91 लाख। या फिर आप बोल सकते हैं कि पहले 9.1 मिलियन थी, वर्तमान में 7.9 मिलियन है। ठीक है, तो दोस्तों कमी हुई या फिर वृद्धि हुई तो आपको सीधी नज़र आ रही है कि भेड़ों की संख्या में पिछली जो पशुगणना है उसकी तुलना में अगर हम नवीनतम पशुगणना की बात करें तो क्या है, कमी दर्ज की गई है। और ये कमी कितनी दर्ज की गई है, तो आप लिखेंगे 12.95%। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए 19वीं पशुगणना 2012 के अनुसार 9.1 मिलियन, अगर हम लाख में बात करें तो 91 लाख। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार 7.9 मिलियन, लाख में बात करें तो 79 लाख। और कितने की कमी हुई, तो 12.95% की कमी हुई। तो आप याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं कि जो भेड़ पालन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे कि भेड़ से एक तो मांस हेतु इसको पाला जाता है और साथ में ऊन। तो भेड़ पालन का मुख्य उद्देश्य ऊन एवं मांस उत्पादन है। उसके बाद में बात करते हैं कि जो भेड़ है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद रखेंगे ओविस एरिस। यानी ओविस क्या है, तो आप कहेंगे वंश। तो क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे पूछेगा कि भेड़ का वंश कौन सा है, जीनस कौन सा है, तो आप कहेंगे ओविस। जबकि जाति पूछेगा तो आप बताएंगे एरिस। तो वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, ओविस एरिस। अब हम बात कर लेते हैं कि भेड़ के उपनाम क्या है या फिर अन्य नाम क्या है। जिस प्रकार हमने भैंस के अन्य नाम पढ़े थे, बकरी के अन्य नाम पढ़े थे, गाय के अन्य नाम पढ़े थे, उसी प्रकार हम बात कर लेते हैं। भेड़ को बोलते हैं परजीवियों का म्यूजियम। और दोस्तों जो मैंने आपको शब्दावली पढ़ाई थी डस्टिंग, यानी भेड़ में जो बाह्य परजीवी हैं उनको नष्ट करना क्या कहलाता है, डस्टिंग। तो दोस्तों याद रखेंगे भेड़ में जो ऊन होती है उसमें बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में जो परजीवी हैं वो पाए जाते हैं,
तो दोस्तों इसलिए बेड को परजीवियों का म्यूजियम बोलते हैं, तो आप याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसको गरीब आदमी का मोबाइल बैंक बोलते हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, दोनों ही नाम इसके इंपॉर्टेंट है कि बेड को परजीवियों का म्यूजियम बोलते हैं और साथ में गरीब आदमी का मोबाइल बैंक बोलते हैं। उसके बाद में बात करते हैं गुणसूत्र संख्या। बेड में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 54। और दोस्तों कैसे याद करें, तो मैंने आपको बताया था कि जो भैंस है उनमें बात करें तो जो अफ्रीकन भैंस होती है जिसे सिनकैरस कैफर बोलते हैं उसमें 52 होते हैं। उसके बाद में आती है जलीय भैंस, उसमें 50 होते हैं। उसके बाद में जो आती है दलदली भैंस, उसमें 48 होते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में भेड़, उसमें 54 होते हैं। तो इस प्रकार याद करेंगे 48, 50, 52, 54। ठीक है, दलदली भैंस में 48, उसके बाद में जलीय भैंस में 50, और बात करें जो अफ्रीकन भैंस होती है उसमें गुणसूत्र संख्या 52 और भेड़ में होते हैं 54। तो ये याद रखेंगे। अगर जोड़ी में पूछे तो दोस्तों 2 से भाग कर देंगे तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि बेड में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखेंगे कि 2 का पारा 2 बार बोला 4 आया, यानी 2 बार बोला 1, 7, यानी 27 क्या है जोड़ी गुणसूत्र होते हैं बेड में। तो आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि विश्व की पहली जो क्लोन बेड है उसका क्या नाम है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आने की बहुत संभावना है, तो इसको इंपॉर्टेंट करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैं महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, ये जो आपको फ़ोटो नज़र आ रही है ये दोस्तों डोली बेड की फ़ोटो आपको नज़र आ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि डोली बेड से संबंधित क्वेश्चन क्या बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व में सर्वप्रथम जो क्लोनिंग है वो किस पशु में की गई। ऑप्शन आपको मिलेगा गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो आपका राइट आंसर होगा भेड़। यानी आपसे पूछे कि सबसे पहले क्लोनिंग किस पशु में की गई विश्व में, तो भेड़ में। और दोस्तों जब क्लोनिंग की गई तो क्लोनिंग के द्वारा जो भेड़ का पहला क्लोन तैयार किया गया उसका नाम क्या रखा गया, तो उसका नाम रखा गया डोली। तो डोली का नाम आप याद रखेंगे। और दोस्तों डोली के बारे में महत्वपूर्ण बातें कि डोली को किस वैज्ञानिक के द्वारा विकसित किया गया, तो आप कहेंगे इयान बिलमुट के द्वारा। और दोस्तों ये इयान बिलमुट हैं, ये स्कॉटलैंड के थे। और दोस्तों यहाँ पे स्कॉटलैंड में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है रोजलिन इंस्टीट्यूट, वहाँ पे दोस्तों इस डोली है उसको तैयार किया गया। यानी ये विश्व की पहली क्लोनिंग के द्वारा तैयार की गई भेड़ है जिसका नाम है डोली। और दोस्तों इसको किसके द्वारा तैयार किया गया, तो इयान बिलमुट के द्वारा। ये दोस्तों आपको फ़ोटो नज़र आ रही है इयान बिलमुट की, और इनके द्वारा दोस्तों ये डोली जो भेड़ है इसको तैयार किया गया, यानी क्लोन तैयार किया गया। भेड़ का पहला क्लोन है जिसका नाम है डोली। ये डोली की फ़ोटो आपको नज़र आ रही है। और दोस्तों ये कहाँ पे, तो स्कॉटलैंड का एक शहर है जिसका नाम है एडिनबर्ग। और एडिनबर्ग में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है रोजलिन इंस्टीट्यूट, जहाँ पे दोस्तों इस भेड़ का जो पहला क्लोन है विश्व का उसको तैयार किया गया और इसका नाम रखा गया डोली। और दोस्तों कब तैयार किया गया, तो तारीख याद रखेंगे 5 जुलाई 1996। ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों RS प्री में पूछा गया था कि जो विश्व की पहली क्लोनिंग के द्वारा तैयार भेड़ है डोली, उसकी मृत्यु है वो किसके द्वारा हुई थी। तो दोस्तों इसकी जो मृत्यु हुई थी वो फेफड़ों की बीमारी के कारण हुई थी। तो ये भी याद रखेंगे। और कब हुई थी ये भी RS प्री में पूछा गया है, कब हुई, 2003 में। तो जन्म दोस्तों इसका हुआ 5 जुलाई 1996, मृत्यु हुई 2003 में। और दोस्तों किस बीमारी से, तो फेफड़ों की बीमारी के कारण। और याद रखेंगे विश्व की पहली क्लोन के द्वारा तैयार की गई भेड़ है जिसका नाम है डोली। किसके द्वारा तैयार किया गया, इयान बिलमुट के द्वारा। और कहाँ पे, रोजलिन इंस्टीट्यूट जो कि स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग शहर में स्थित है। इतनी बातें याद रखेंगे। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि जो ये डोली है इसको किस तकनीक के द्वारा विकसित किया गया, तो दैहिक स्थानांतरण तकनीक के द्वारा विकसित किया गया, या फिर इसी का नाम मिलता है केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक। ऑप्शन के अनुसार आप देख लीजिएगा कि आपको ऑप्शन कौन सा मिलता है। अगर आपके ऑप्शन में दैहिक स्थानांतरण तकनीक है तो यह राइट आंसर माना जाएगा। अगर दैहिक स्थानांतरण तकनीक नहीं है और आ जाए केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक तो यह भी राइट आंसर माना जाएगा। और दोस्तों ये दोनों साथ में नहीं आएंगे। ठीक है। उसके बाद में ये देखिएगा यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इसको रोजलिन इंस्टीट्यूट जो कि एडिनबर्ग, ये भी आप याद रख लेंगे।
यानी स्कॉटलैंड का शहर है एडिनबर्ग, वहाँ पे रोजनिन इंस्टीट्यूट स्थित है। यहाँ पे इसको तैयार किया गया यान बिलमुट के द्वारा। तो दोस्तों याद रखेंगे डॉली के बारे में। और दोस्तों आज हमने पढ़ा यहाँ तक। कल हम दोस्तों पढ़ेंगे भेड़ से संबंधित महत्वपूर्ण जो संस्थान है, और साथ में भेड़ों की जो प्रमुख नस्लें हैं हमारे राजस्थान में वो पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों ये जो क्लास है वो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर दोस्तों ये आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों जो भी साथी आपके पशु परीक्षा और भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।